स्क्रीन आ रही? ठीक है। ठीक है, इफ एल्स में आप लोगों की कमांड ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट था अभी उतना आ रहा है। सही नेस्टेड वाला ट्राई करा था। नेस्टेड इसलिए जरूरी है कि जो लॉजिकल वाला केस था, लॉजिकल में आप लॉजिकल इसलिए कर पाए क्योंकि 6 आइटम आपको एट अ टाइम में मिल गए, स्टार्ट में ही मिल गए। तो जब 6 आइटम आपको मिल गए थे तो फिर आप 6 आइटम मिलने की वजह से आप लॉजिकल लगा के पहुंच गए। मान लो आइटम आता ही बाद में, फिर है ना, तो फिर वहां पे लॉजिकल नहीं काम करता। वहां पे तो फिर नेस्टेड में ही चलता कि अंदर पहुंचने के बाद डिसाइड करना था क्या होगा। या वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू कहीं और से आएगी, तो हमें किस लेवल तक उससे बात करनी है वो अंदर पता चलता है। ठीक है। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे चीजें बनती गई, प्रोग्रामिंग में भी यही हुआ है ना। तो जैसे एलसिफ आप लोगों ने यूज करा था और केस बनते चले गए थे वो। तो पॉसिबिलिटी ये है कि केसेस कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो इफ एल्स के स्टेटमेंट हैं उसको स्विच में बदला जा सकता है। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया, ठीक एग्जांपल लिया। अगर हम डे को पास करें, डे यूजर से इनपुट लें और जो वो नंबर दे उसके हिसाब से उसका वीक ऑफ डे डिस्प्ले करना हो, तो यही चीज इफ क्लास में भी बन सकती है। इफ एल्स में बन जाएगी है। पहले फोर को पहले 4 को 1 से कंपेयर करेंगे, हो गया तो मंडे बोलेंगे। नहीं तो एल्स इफ में 2 से कंपेयर करेंगे, नहीं हुआ तो एल्स इफ में 3 से कंपेयर करेंगे, नहीं हुआ तो एल्स इफ में 4 से कंपेयर करेंगे। तो जो काम एल्स इफ में हो सकता था तो उतनी बार लिखना पड़ता था उसको। तो हर केस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में जब एकदम ऑब्वियस होगी ऐसे ही काम करना है कि एक वैल्यू आएगी और वो किसी एक केस से जाके मैच करेगी एग्जैक्ट। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क है। सारे इफ एल्स स्विच केस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कुछ एग्जैक्ट केस वाले कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसा ये वाला था कि जो दिया वो एग्जैक्ट मैच करेगा और एक ही प्रिंट होगा। और यहाँ से आप इस ब्रेक को भी समझना स्टार्ट कर दो। सी लैंग्वेज में चलता है ये, आगे तो खैर इसका यूज नहीं है, आगे तो एडवांस लैंग्वेजेस है। यानी अगर मैंने 4 दिया तो स्विच उसको जंप करा देगा सीधा यहाँ पे, केस 4 में जाएगा, प्रिंट एफ प्रिंट करेगा, फिर इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब ये यूज होता है स्विच में। कंपेयर हो गया, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, अब पार्ट बात खत्म, यहाँ पे द एंड। हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आप कर सकते हो
देखो ये ब्रेक को यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंस दे रहा है। इंपॉर्टेंस ये दे रहा है कि when C reaches a break keyword, it breaks out of the switch block. This will stop the execution of more code and case testing inside the block. When match is found and the job is done, it's time for a break. There is no need for more testing. फिर से समझा रहा है उसको. A break can save a lot of execution time because it ignores the execution of all the rest of the code in the switch block. होता क्या है कि आपको दिख रहा है ना कि 4 है तो यहाँ पे मैच करेगा, थर्सडे पे चला जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को तो ना कुछ दिखता है ना कुछ पता होता है. वो तो 4 की जो एसकाई वैल्यू होती है उसको वो मैच करेगा. पहले इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर 4 से करेगा, 4 में अंदर जाएगा. अगर ब्रेक ना लगा हो तो उसको थोड़ी पता है, वो 5 से मैच करेगा, नहीं मैच करेगा नहीं जाएगा, फिर 6 से भी मैच करेगा, फिर 7 से मैच करेगा. वो तो लाइन से चलता जाएगा. तो ब्रेक इसलिए सी लैंग्वेज में उतना एडवांस नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है ब्रेक लगा दो तो नीचे के एग्जीक्यूशन नहीं होंगे. क्योंकि हमें हर जगह दो चीज बचानी है. एक, मेमोरी का साइज नहीं बढ़ना चाहिए, और दूसरा दूसरा हमें बचाना है कि कंप्यूटर में जो सीपीयू है जो सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है उसका काम जितना से जितना कम कर सको. मेमोरी आपने ज्यादा, आपके प्रोग्राम ने ज्यादा खाई तो आपका सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा. अगर सीपीयू साइकिल्स आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा खाएगा तब भी स्लो हो जाएगा. तो दो चीजें बचानी है आपको, इसलिए ब्रेक यहाँ पे इंपॉर्टेंट था. ठीक है, दूसरे एग्जांपल पे आता है. डे 4 दिया उसने तो मैच कर गया, प्रिंट हो गया. तो आपका स्विच, क्योंकि वीक डे से केस में सिर्फ 7 तक ही पॉसिबल है. अगर कोई यहाँ पे 10 दे दे, फिर 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना हफ्ते में होता है, तो आप केस बना ही नहीं सकते हो. तो उसके केस में इसलिए इन्होंने एक डिफॉल्ट भी बना रखा है, कीवर्ड है, उसमें आपको मैच नहीं करना है, बस डिफॉल्ट लिख देना है. वो अपने आप बता देगा कि जो ऑप्शन डाला है वो इसमें नहीं है. यानी 7 से बाहर उसने कुछ भी डाला तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, तो वो बोल देगा. मतलब यहाँ पे जैसे उन्होंने लिख दिया, या आप कुछ भी लिख सकते हो कि वीक डेज आर अलाउड फ्रॉम 1 to 7 ओनली. तो डिफॉल्ट वो है जब मैच नहीं करेगा तब आपको वैल्यू डाल देंगे. ठीक है, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल है. तो स्विच केस सिंपल है, इसमें ऐसा एज सच कुछ नहीं है कि अलग से कुछ बताया जाए. इसके प्रोग्राम यूज में बता देता हूँ कहाँ पे होता है. कभी कभी हमें क्या होता है कि यूजर के इनपुट के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से हमें अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है. तो हम ऑप्शंस ले करके उस फंक्शन पे जंप करा देते हैं उसको जो वैल्यू मैच करती है. आप लोग यहाँ से बाकी इसको देख लेना, मैं चलता हूँ आगे. लूप. ठीक है, टोटल टोटल होते तो दो ही लूप हैं.
लेकिन अगर डू वाइल को भी इंक्लूड कर लें, वाइल डू या डू वाइल एक ही कहलाएगा। और एक होता है फॉर। तो लूप्स का मतलब जैसे आपको पता है कि रिपीट करना, राउंड राउंड घूमना। सबसे पहले वाइल लूप को ही मान करते हैं, और वाइल लूप आप ये समझ लो कि सारे प्रोग्राम में मिले, सारी लैंग्वेजेस में आपको आगे मिलेगा भी। सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, जे क्वेरी हो, जहाँ भी जाओगे लूप मिलेगा। और ये काम कैसे करता है? ये सिर्फ कंडीशन बेसिस पे अपने आप को रिपीट करेगा। ये ब्रेक अपने आप को नहीं करता है। कंडीशन ट्रू होगी, चलता रहेगा। यानी इस कंडीशन को ये कंट्रोल नहीं करता, बस खाली चेक करता है। तो वाइल लूप में क्या है कि कंडीशन जो है वो अंदर से कंट्रोल होती है। यानी वाइल कंडीशन चेक करेगा। तो यानी जिस वेरिएबल के साथ लूप चलता है, वाइल उसको ना ही इनिशिएट करता है ना ही कंट्रोल करता है, दोनों ही काम नहीं करता। ये आपको ही करना है। आपको ही ऐसी वैल्यू सेट करनी है कि वो लूप में पहली बार अंदर जा सके। और आपको ही इस आई को ऐसे सेट करना है कि एक टाइम आए कि ये आई की के चेंजेस की वजह से बाहर भी आ सके। इसलिए उसने देखो नोट लगाया सीधा सीधा, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। है ना? मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने आई बनाया और इसको कुछ भी वैल्यू नहीं दी, और इसको मैं चलाता हूँ। तब भी चलिए, क्योंकि उसने जीरो ले लिया, गार्बेज नहीं लिया, यानी सी प्लस प्लस का है ये। यानी जीरो की जगह कुछ और लेता तो नहीं चलता है। आई में मान लो कुछ वैल्यू पड़ी थी, हमने ध्यान नहीं दिया और चला दिया इसको। ठीक है, बहुत टाइम लेने के बाद भी वो चलेगा नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन ही यही है कि आई 5 से कम होना चाहिए। और ये यहाँ पे आई से बड़ा है, वो चलेगा ही नहीं। चलो आई को 5 से कम कर देता हूँ। लेकिन हम मान लो इंक्रीमेंट भूल जाते हैं। यानी हमने आई को शुरू में तो सेट कर दिया, वैल्यू भी चेक करेंगे वाइल चलाना है, लेकिन अंदर कुछ नहीं करा, उसको कंट्रोल नहीं करा। तो उसका कंपाइलर क्या करता है देखते हैं। देख रहे हो, जीरो प्रिंट करते जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम बस प्रिंट करता चला जाएगा। ये बढ़ते ही जा रहा है, देखो। ये कभी रुकेगा नहीं। इसलिए आपको कंडीशन, यानी आपको हमेशा तीन चीजें ध्यान देनी है लूप के केस में, अगर वाइल चला रहे हैं। पहला, आपको इनिशियलाइज करना है। मींस स्टार्टिंग वैल्यू सेट करनी है। तो लूप की स्टार्टिंग वैल्यू है कि 5 से कम होना चाहिए, तभी वो लूप के अंदर जा पाओगे।
और लूप है तो कंडीशन तो होगी ही कुछ ना कुछ। कंडीशन फॉर चेक है किस कंडीशन पे, यानी ये लाइन बाय लाइन चलता है, पहले यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे आता है। कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो अंदर जाने को मिलेगा, नहीं तो सीधा यहाँ पे जंप करता है। कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो अंदर जाएगा, और अगर एक बार अंदर गया तो ये फिर वापस आता है, इसको ही चलाता रहता है। जब तक चलाएगा जब तक आप यहाँ से ब्रेक नहीं करोगे। जब ये कंडीशन गई तब ये वापस एंड पे आके बाहर निकलता है। तो इनिशियलाइज करना है, कंडीशन फॉर चेक लगाना है, और जो कंडीशन का वेरिएबल है उसको आपको यहाँ पर, जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या कर रहे थे हम, इंक्रीमेंट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, वन बाय वन बढ़ा रहे थे कि और वही चेक कर रहे हैं हम लेस देन। तो ये 4 जीरो है तो जीरो को मिला के 5 बार चलेगा, जब ये 5 हो जाएगा फिर बाहर आ जाए। ठीक है, ये वाइल लूप हो गया। मैं पहले सारे लूप ले लेता हूँ, फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स में जाएंगे और फिर वहां से टफ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर डू वाइल की तरफ हम चले, अच्छा आपको एक ही प्रोग्राम दिखेगा। ठीक है, डू वाइल है। ठीक है, ये वाइल था जिसकी हमने अभी बात करी थी, तो हम बात कर रहे हैं डू वाइल। वाइल और डू वाइल में एक सबसे बड़ा अंतर है। वाइल में फर्स्ट टाइम भी लूप चलने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी पहली बार चलेगा, नहीं तो अंदर नहीं जा पाएगा। पहले कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद ही वो चल पाएगा। जबकि डू वाइल में ऐसा नहीं है। डू वाइल कहता है कि डू जाते समय कुछ भी नहीं चेक करेगा, वो पहली बार तो जाने ही देगा वो। फिर जब आप बाहर निकलने लगोगे तब वो चेक करता है कि जो कंडीशन है क्या अभी भी है, वैलिड है, दोबारा इसको डू करना है कि बाहर जाना है। तो यानी डू अगर लगाया तो पहली बार तो जाने ही देगा वो। तो अब रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ काम एक बार तो करने ही है, और आगे कंडीशनल करने हैं तो डू वाइल लगेगा। अगर पहली बार भी कंडीशनल करना है तब वाइल लगेगा। बाकी स्टेप वही है, इनिशियलाइज यहाँ पर हो गया। पहली बार कंडीशन चेक नहीं होगी लेकिन बाद में तो होगी। जिस वेरिएबल के साथ आप कंट्रोल कर रहे हो लूप को, उसको चेंज आपको करना है, और ऐसे चेंज करना है कि एक टाइम पे जाके ब्रेक हो, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो आई जीरो था, एक एक बढ़ रहा था, 5 से कम चलना था, 4 बार चला है। अब आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप क्या है, थोड़ा सा एडवांस है वाइल डू वाइल से। ये कहता है कि आप जिस वेरिएबल के थ्रू इसको चलाने वाले हैं उसको कंट्रोल फॉर लूप खुद करेगा, और उसके तीनों पार्टों कंट्रोल करता है। उसकी इनिशियल वैल्यू खुद सेट करता है, कंडीशन चेक करता करता ही है, तो जो सेट करा है वो लेस देन कंडीशन है कि नहीं है, ग्रेटर देन जो भी है, फिर एग्जीक्यूशन करता है, और
इसके थर्ड पार्ट में वो कितने स्टेप में चलेगा, इंक्रीमेंट क्या होगा, ये खुद ही कंपलसरी है, तीनों पार्ट लेता लेता है। फॉर लूप आता है, यहाँ से सेट हुआ, चेक हुआ, प्रिंट हुआ, फिर एक नंबर बढ़ा, फिर चेक हुआ, फिर बढ़ा, तो ये 5 बार यहाँ से चल गया। तो अगर हम तीनों लूप्स को देखें तो हो वही रहा है, कहीं इनिशियल सेट हो रहा है, कहीं पे वो बढ़ रहा है, फिर कहीं चेक होकर के रिपीट करा जा रहा है। फॉर ये अपने आप खुद ही कर रहा है तीनों पार्ट। और वाइल में भी सब कुछ वही हो रहा है, बस ऑर्डर रिवर्स है, कंडीशन पहले चेक हो रही है और वहां पर। ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने उठाया है। यहाँ पे उसने पूरी टू की टेबल या कोई भी टेबल जैसे चाहोगे प्रिंट करेगा। टू की जगह अगर 3 कर दूं तो 3 की टेबल प्रिंट कर दो उसने। सिंपल रूल टेबल वाला ही लगा हुआ है, कोई अलग से मैथ इतनी ज्यादा नहीं है। टेबल आई से चलती है, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलती है, इंक्रीमेंट एक एक का होता है। डिस्प्ले कैसे होता है, सबसे पहले वो नंबर, फिर कितने टाइम है, फिर नंबर इंटू टाइम होता है, 3 चीज डिस्प्ले करनी होती, ऑर्डर ऐसे होता है। सिंपल उसने बना दिया। अब अगर मैं कहता हूं इसी प्रोग्राम को मैं वाइल से इसी के नीचे इसका कोड लिख देता हूँ, वाइल वाला। तो वाइल कहती है कंडीशन अंदर डाल दो, डाल देता है। इंक्रीमेंट नीचे लगा दो, लगा दिया। प्रिंटफ यहाँ पे लगा दिया, हो गया। अब तीनों में से एक एक लोग बताओ, अगर ये प्रोग्राम जो स्क्रीन पे आ रहा है अगर मैं ये चलाऊंगा तो अब आउटपुट क्या आएगा। और लूप भी लगा, मैंने वाइल भी नीचे लगा दिया। सही बताना, आउटपुट क्या आएगा। इतने प्रोग्राम का आउटपुट पहले से आ रहा है, मैंने नीचे और कोड लगा दिया उसमें। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट क्या आएगा। बताना। स्क्रीन दिख रही है। आरिश अगर पता है तो बताओ, रमशा अगर आंसर पता है तो बताओ। दो बार के बाद। ठीक है।
ठीक है। और वाइल, वाइल चलेगा। ठीक है, चलाऊं फिर। ठीक है, चला रहा हूँ। ये मैंने दबाया रन। एक ही बार टेबल आई। जबकि दो बार आनी चाहिए थी। हाँ, तो क्यों नहीं चला वाइल, यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। ये तीन चीज चाहिए होती है। तीन चीज कौन कौन सी है? हाँ। तो वाइल में क्या हुआ, वाइल का इनिशियलाइज नहीं हुआ। जब वाइल पे वो, जब वो यहाँ पहुंचा ना, तो आई के पास क्या था? हाँ, ये देख, ये देखो वो 33 पहुंच गया था, ये जो फॉर लूप के बाहर मैंने प्रिंट करा। तो आई 11 पे पहुंच चुका था और यहाँ कंडीशन लगी <10। तो लूप चल ही नहीं पाया, यानी वाइल लूप को चलने के लिए वाइल वाइल का जो पहली होती है इनिशियलाइजेशन, वो मिसिंग थी। इसलिए ये लाइन एक दोबारा लगानी थी। अब ये दो बार प्रिंट करेगा। कर दिया, पहले 30 तक करा। आई फिर 1 हो गया, तो फिर वाइल सेटिस्फाइड हो गया और फिर वाइल चला 10 बार। ठीक है। तो लूप तीनों चीज खुद कंट्रोल कर लेता है, फॉर, लेकिन वाइल इसको नहीं कंट्रोल करता, तो ये तुम्हें खुद सेट करना है। अगर मैं डू वाइल का भी ले लेता हूँ। कंडीशन दे दी, अंदर सेम लगा दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं भी इनिशियलाइज करोगे तो एक बार डू चला देगा। दिखाऊं? ये देखो, एक बार तो चला दिया उसने। 3 11 या 33 एक बार तो कर ले गया वो, लेकिन दोबारा अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन लगी, अब दोबारा बाहर कर दिया जाएगा। ठीक। तो लूप में एक बार ही अंदर जा पाया, क्योंकि डू वाइल ऐसे ही काम करता है। लेकिन क्योंकि हर लूप के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप उसको इनिशिएट करो, तो अगर आपने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया, आप तीनों चल पाएंगे। ये पहले से चला, ये दूसरे से चला, ये तीसरे से चला। ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों आप देख सकते
तो ये फॉर के टेबल प्रिंट करना ये तो हो गया। यू लूप को इस्तेमाल करना सिंगल लूप। अब जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो नेस्टेड लूप से बनते हैं। किससे बनते हैं? हाँ, नेस्टेड लूप से बनते हैं। अब मैं आपके सामने यहीं के यहीं एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम लिखूंगा। और आप लोग समझने की कोशिश कर। ये प्रोग्राम लिखा था एक एक लूप को इस्तेमाल करके लिखा गया था। और ये क्या करता था? एक टेबल प्रिंट करता था। स्क्रीन आ रही है ना? अब मैं कह रहा हूं कि मुझे टू की टेबल भी चाहिए, उसके बगल में फोर की टेबल भी चाहिए, फाइव की टेबल भी चाहिए, टू से लेकर 10 तक की पूरी टेबल चाहिए। तो यानी डबल लूप चलेंगे अब। तो लूप इससे लगेंगे कि एक तो नंबर को कंट्रोल करेगा। जैसे तुमने ये तो देख लिया कि ये एक टेबल को प्रिंट करने का तरीका ये है। तो इसको मैं ऊपर से कंट्रोल करा देता हूँ। जो सिर्फ टू के लिए चल रहा था। अब मैंने कहा मैं डिसाइड करूंगा। यहाँ से बात खत्म कर दो। तो मैं टू से लेकर 10 तक नीचे वाले लूप में पास करूंगा। आई है वो अंदर वाला लूप कंट्रोल कर रहा है, और नंबर को मैंने बाहर से कंट्रोल कर दिया। तो अब मैंने नेस्टेड लूप का सिंपल एग्जांपल लिया है कि 2 से लेकर के 10 तक की पूरी टेबल प्रिंट होगी। ये सिंपल सा कोड था। एक टेबल का कोड ये है जिसमें एक नंबर पास होता था। मैंने ऊपर से लगाया दूसरा लूप और उससे 10 नंबर पास करवा दिए। अब आप इसको रन कर दो। कुछ नहीं हुआ। बताएगा क्यों नहीं हुआ? जो बाहर वाला, हाँ, जो बाहर वाला लूप था उसका हमने ये तो चेंज करा, लेकिन ये तो चेंज ही नहीं करा। तो बाहर वाले लूप का पूरा कंट्रोल चेंज करना है ना। 2 से 10 नंबर प्लस प्लस भी करना है। और नीचे वाला आई के लिए था।
चलेगा। एक स्लैश एन रह गया तो वो बगल में आ रहा है स्लैश। फॉर्मेटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। फॉर्मेटिंग क्या है कि पोजीशन समझने के काम आए। ठीक है, टू की टेबल 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नेस्टेड लूप का पहला एग्जांपल है आपका। नेस्टेड लूप काम कैसे करता है? कोई एक इनर लॉजिक होती है जो किसी सिंगल नंबर पे काम कर रही होती है। अगर वो सिंगल लॉजिक को हमें रिपीट करना है तो फिर उसको बाहर से कंट्रोल करता है। तो अंदर वाली चल रही थी आई पे, क्योंकि टेबल का लॉजिक है 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना। और हमने टेबल के लॉजिक पे कंडीशन ये लगाई कि आपको 2 से 10 तक की सारी प्रिंट करनी। तो वो बाहर वाले ने कर दिया। इस प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है। नेस्टेड लूप की जरूरत जब पड़ती है कि जब हमारे पास पहले से कोई एक लॉजिक है। मतलब हमें एक प्रोग्राम दिया गया था टेबल लिखने का, तो ये था बेसिक। वो एक लूप के थ्रू चलता था, वो एक नंबर पे चलता था। लेकिन उस प्रोग्राम उस प्रोसेस के ऊपर एक कंडीशन और लगा दी हमने कि जो टू की टेबल है, ठीक है भाई, टू की टेबल ऐसे प्रिंट हो रही है, लेकिन अब मुझे सारी टेबल दो, 2 से 10 तक की सारी टेबल। तो यानी इस वाले लूप को 10 बार रिपीट करना है मुझे। तो वो जो सेकंड रिपीट है वो इसके ऊपर से लगेगा। यानी ऊपर वाला लूप कुछ ना कुछ इस लूप में पास करेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जब 10 बार ये वाला चल रहा है अंदर वाला लूप, तो वो बाहर के से नंबर लेके आ रहा है। ये नंबर देखो, जो नंबर को वो बढ़ा रहा है हर बार, इसमें पास कर रहा है और इसमें आ रहा है। और इसके जो प्रिंटिंग करी उस पर भी तुम्हें ध्यान देना। मैंने पहली लाइन पे ये लिखा है %d से टेबल का नाम प्रिंट करा रहा हूँ, स्लैश एन से इसको नीचे उतार रहा हूँ। और ये जो हर बार इतना आगे जा रहा है ये स्लैश टी कर रही है। टैब होता है ना, जैसे कीबोर्ड में तुम्हारे टैब होता है जो 4 स्पेस एक बार में प्रिंट करता है। तो ये मैंने यहां से कंट्रोल करा, ये स्लैश टी। स्लैश एन से इसको फिर नीचे उतारा था हर बार लाइन। और लास्ट में एक लाइन प्रिंट करी और स्लैश एन कर दिया, यानी फिर नीचे उतार दिया इसको। यानी फॉर्मेटिंग कीवर्ड हमारे यहाँ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लगा है एक फॉर्मेटिंग कीवर्ड, यहाँ पे लगा है एक फॉर्मेटिंग कीवर्ड, यहाँ पे लगा है। ये देखो, ये जो यहाँ पे पहला स्टार है ये नीचे लाइन से उतारता है स्लैश एन।
ये वाला जो स्टार है ये स्लैश टी आगे कर रहा है इसको, ये वाला जो स्लैश टी है ये लाइन ब्रेक कर रहा है, यानी जो आखिरी वाले स्लैश टी हैं, आखिरी वाले स्टार हैं, ये सब लाइन ब्रेक कर रहे हैं, तभी प्रिंट अगला नीचे से चालू होता है। और जो शुरू वाले स्टार है ये वाला गैप बना रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मेट के साथ ये टेबल प्रिंट हो रही है। ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, आप लोगों को यही काम फॉर लूप और डू वाइल से करना है और रन करके देखना है। ठीक है। और बुक्स हैं आप लोगों के पास? बुक्स नहीं है तो सी लैंग्वेज लूप्स प्रैक्टिकल, प्रोग्राम है। ठीक है, अभी सिंपल प्रोग्राम ही कर लो, कल मैं टफ प्रोग्राम लेके आऊंगा। और ये फ्लो चार्ट की तो इतनी बताने की जरूरत है नहीं, है समझते ही हो आप, है ना? डाल दे रहा हूँ, एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कुछ एग्जाम्पल यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार वाले हैं, 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अच्छा, स्ट्रिंग अभी आप लोग नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन, ठीक है, 61 क्वेश्चन है इसमें। अरे सॉल्व है। ठीक है, ये 61 क्वेश्चन लूप्स के, हम सारे चेक और अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप लोग खुद भी देखना, जो बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है, वो हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। जो तीनों में से जो क्वेश्चन तीनों लोगों का नहीं समझ में आएगा,
तीनों में से किसी एक को नहीं समझ में आएगा, वो सारे मैं एक्सप्लेन करने वाला। यहाँ से अब आप समझ लो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। अभी तो सिंटेक्स की बात हो रही थी, सिंटेक्स तो याद कर लिया, हो गया। लेकिन अब यहाँ का प्रोग्राम वही बना सकता है जिसको एक्चुअल में प्रोग्रामिंग आती है। जैसे ये फिगर प्रिंट करना, जिसको प्रोग्रामिंग का बेसिक आता है वही ये लिख सकता है। जो प्रोग्रामर बनने का सोच भी सकता है वही लिख सकता है। ये प्रोग्राम हवा में नहीं चलेगा। हाँ, दो भी है, दो से ज्यादा भी है। हाँ, तो ये है क्या कि हमें इस लेवल तक सोचना पड़ रहा है। तो मैं ये पूरे 61 क्वेश्चन ट्राई करने वाला हूँ। जो आप लोग भी ट्राई करना, जो आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, फिर वो मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और कल थोड़ा सा इसको देख लेना जिससे हम फास्ट चल सकें। इसमें कुछ क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड होंगे, स्ट्रिंग वाले अगर आपको ना समझ में आए तो छोड़ देना, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रिंग और एरे पढ़ा ही नहीं। नंबर वाले सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इन 61 क्वेश्चन में से एग्जाम से पक्का एक दो आते ही आते हैं। और ठीक है, एग्जाम्पल्स ये। ठीक है शायद। ठीक है रमशा, तो कल रमशा दिन में टाइम लगाओ। लूप्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये 61 क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आ गया कि कैसे काम कर रहा है, मतलब फिर मैं मान लूंगा हाँ लूप आपको बेसिक आ गया समझ। क्योंकि सोल्यूशन भी यहाँ पे है, तो आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना पड़ेगा, आप देख सकते हो। और आपको ये आया कि नहीं आया ये तब मानना कि जब कोशिश करना खुद बनाओ। नहीं बनेगा, कुछ गलती होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, एक ट्रिक है, उसके बिना वो चलता नहीं। चलो ट्रिक का सोल्यूशन देख लेना, लेकिन लिखना अपने आप जब टाइप करना, और फिर उसकी लॉजिक समझना, मतलब बिना देखे आप लिख सको सोल्यूशन बिना देखे। बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना, है ना। इसके लिए भी प्रॉपर करा हुआ उसने, सब कुछ बताया। यानी इस अच्छा है ये, इसने सोल्यूशन भी बताया, लॉजिक भी बताई, फिर प्रोग्राम लिखा, प्रॉपर कमेंट करा है। प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो भी आप यहाँ से समझोगे। फंक्शंस भी थोड़े बहुत इस्तेमाल कर लिया। कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, नहीं तो मैं कल एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है। मे बी एक दिन में आप लोग सारे 61 नहीं देख सकते हो, टाइम लगेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है 60 तो नहीं सकते हो, लेकिन 20 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कम से कम 20 तो देखोगे। और कल कुछ मैं एक्सप्लेन करूँ कि 2 से 3 दिन में हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन की लॉजिक मुझे चाहिए। ठीक है। अगर कल किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा गैप होता है दिन में, मैं 4 बजे मिल जाऊंगा। व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना लंच ब्रेक के बाद। तो मैं 4 बजे किसी की कुछ क्वेरी होगी तो थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और बाकी तो 9:30 पे मिलूंगा फिर। ठीक है। ठीक है, ट्राई करो। मतलब 20 क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करेगा, सो कि उसके नीचे का कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। ठीक है। गुड नाइट।